तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी छवि कभी बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जानी जाती थी, हम सब उनका समर्थन करते थे। लेकिन अफसोस ये है कि पटना में रह करके लाल किले की फ़ोटो लगा करके दिल्ली प्रवास के अपने अधूरे ख्वाब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को उन्हीं अराजक तत्वों के हाथों फिर से वापस धकेल रहे हैं। आप तो सुशासन बाबू हैं, ज़ीरो टॉलरेंस हैं, आप तो अपने आप को बहुत गांधी के नाम लेकर के ही आपने ना यहाँ शराब बंद किया हुआ है। ना आपसे शराबबंदी संभल रही है, ना आपसे कहिए कि प्रशासन संभल रहा है, ना आपसे कानून व्यवस्था संभल रही है। ना पक्ष की आवाज़ों को जिस कदर दबाया जा रहा है, मार्शलों से उठवा के फेंकवाया जा रहा है, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें कि ये सदन भले माननीय चिराग पासवान जी सड़कों पे घूम घूम के बुराई करते चलें या जो बोलते चलें, सदन में आज भी वो हमारे ही सांसद हैं। तो हमने तो कहा था भैया कि अगर गठबंधन में आते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उनके 4 या 5 बार पत्र लिखने के बाद भी उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो ये उन्हें सोचने का विषय है। और वो पुरुष नहीं महापुरुष हैं, उनको किसी के गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब पता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, दिन भर सदन में जिस तरह से गहमागहमी थी और जीएस मिश्रा को मार्शलों के द्वारा उनको उठाकर बाहर कर दिया गया था जब स्पीकर का आदेश हो गया था। इसके बाद नालंदा और तमाम बिहार शरीफ में जो दंगे हुए थे, इसको लेकर दिन भर गहमागहमी चली थी। इस पर बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ मयंक मौली जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पहला प्रश्न है कि जिस तरह से आज जीएस मिश्रा को उठाकर मार्शलों के द्वारा बाहर कर दिया गया है, आपको क्या लग रहा है? इसको पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सूबे में लोकतंत्र जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि विपक्ष की आवाज़ों को जिस कदर दबाया जा रहा है, मार्शलों से उठवा के फेंकवाया जा रहा है, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें कि ये आप लोग लोकतंत्र की हत्या है, तमाम तरह की बातें कहते नहीं रहते हैं, लेकिन आपको एक प्रकरण हम याद दिला दूं कि आप जब नीतीश कुमार के साथ में थे, बीजेपी सरकार में थी, तो आरजेडी के विधायकों को उठाकर बाहर फेंका गया था, मारा पीटा गया था, तो आप लोग उस समय कुछ नहीं बोले थे? उस समय लोकतंत्र की हत्या क्या नहीं हुई थी क्या? नहीं, देखिए, उस दोनों वाक्यों का आप एक साथ नहीं मिला सकते। वो जो दौर था, आपको याद होगा, उस समय सदन में बाकायदा जो एक संसदीय परंपराओं की कहिए कि बलि चढ़ाई जा रही थी, तोड़फोड़ मचाने का प्रयास था, वो सदन में गरिमा और अनुशासन बनाने के लिए किया गया कार्य था। आज क्या हो रहा है? आज सुबह जल रहा है। रामनवमी के बाद से अगर आप देखेंगे तो लगभग 2-3 जिले तो जो नाम पे हैं, 18 ऐसे जिले हैं जहाँ पे छिटपुट वारदातों मिला करके अलग अलग तरीके की कहिए कि सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, जिसे मैं तो सरकार प्रायोजित हिंसा कहूँगा, क्योंकि सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है और ना ही सरकार उसको लेकर के कहीं से भी गंभीर है, बल्कि सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण है और लोगों को उनके परिधानों के द्वारा पहचान के चिन्हित करके कार्रवाई करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो कि मैंने कहिए सियासत का सबसे गंदा चेहरा में से एक है कि तुष्टीकरण की नीति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और कहिए न्याय प्रणाली की बलि देने को तैयार हैं, जो कि हमें दिख रहा है। तो मैं वही कहूँगा कि ये उसी को लेकर के आज आवाज़ें मुखर चल रही हैं। आप देख रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी का दौरा था, उसको रद्द करना पड़ा। देश के गृह मंत्री आते हैं, बिहार के दौरे पे आते हैं, उसके पहले सरकार द्वारा प्रायोजित ऐसे कई कुकृत्य किए जाते हैं, प्लस उनको छोड़ा 2-3 दिन गुजर जाता है। आप देखेंगे कि उन गलियों में पुलिस जाने से डर रही थी, जब तक कि आरपीएफ की फोर्स नहीं आ गई, केंद्रीय कहिए जो दस्ता आता है सुरक्षा बलों का, जब तक नहीं आया, तो लोकल स्थानीय पुलिस ने जाने से भी कहीं उन गलियों में इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि पटना में और बाकी जगहों पे पीएफआई कनेक्शंस के निकलने की जो हमने कई चित्र देखे, तो कहीं ना कहीं जो है बिहार का ये एक क्या कहा जाए, बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, जिसमें बस एक तीली भर लगने का देर है, उसके बाद कभी भी स्थिति विस्फोटक हो सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी छवि कभी बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जानी जाती थी, हम सब उनका समर्थन करते थे, लेकिन अफसोस ये है कि पटना में रह करके लाल किले की फ़ोटो लगा करके दिल्ली प्रवास के अपने अधूरे ख्वाब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को उन्हीं अराजक तत्वों के हाथों फिर से वापस धकेल रहे हैं, जिससे निकाल करके कभी लाने का श्रेय जो था वो एनडीए गठबंधन में जब वो साथ थे तो हम लोगों ने साथ में किया था। दुखद परिस्थितियां हैं, लेकिन वही बात है कि संघर्ष जारी है और इन आवाज़ों को, मुखर आवाज़ों को कहिए कि विधायकों को फेंकवा दीजिए या पूर्व मंत्री जो हैं जैसे उस तरीके, उससे दबने वाला नहीं है जनता। आप लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से अमित शाह बिहार आते हैं इसलिए दंगा करवा दिया जाता है और कार्यक्रम कैंसिल हो जाता है, ठीक उसके विपरीत अब जेडीयू कह रही है कि अमित शाह आते हैं बिहार और प्रायोजित तरीके से बीजेपी दंगा करवाती है कि रैली को हाईलाइट करने के लिए। रैली तो हुई नहीं ना।
रैली होनी। आप बताइए, कैसी लोग- मेरा बताइए, अब आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, आपको आपके अगर पक्ष में फैसला नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट दोषी हो जाता है। आप देश के गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने वाले की बौद्धिक क्षमता पे मुझे तरस आता है। और या तो कहिए कि राजनीति से ओतप्रोत इस कदर वो गिर चुकी है उनकी मानसिकता कि मतलब देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके आने के लिए यहाँ पे दंगा कराया जा रहा है। मतलब कोई भी सोच समझ शर्म, हमने तो नहीं कहा कभी भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया, या कोई भी, या उप मुख्यमंत्री के ऊपर हमने कहा, लेकिन अपने कहीं गिरबान में झांकने के बजाय आप देश के गृह मंत्री पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप कल को प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने लग जाते हैं। अरे भाई, चुनाव में अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या इसका खामियाजा जो है वो इस कदर आप निकालेंगे? दूसरी बात मैं ये कहना कि ये लोग प्रधानमंत्री जी का विरोध करने में, चाहे गृह मंत्री जी का विरोध करने में, ये भारत का विरोध करने लग जाते हैं, भारतीयता का विरोध करने लग जाते हैं, जिसका जीता जागता नमूना नवमी से हम देख रहे हैं। जो रामनवमी के बाद से कल फिर हनुमान जयंती है, हमें अंदेशा है हनुमान जयंती को लेकर के। कल फिर क्या गारंटी है कि 18 जिलों पे, छोटी मोटी जगहों पे जो हड़पें हो रही हैं, और 2-4 जिले जो कि ज़्यादा संवेदनशील है, जहाँ से पलायन हो रहा है, सासाराम से हमने पलायन की खबरें देखी और चित्र देखे जो बड़े विचलित करने वाले हैं। तो कल को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियाँ हैं? प्रशासन उस पर तैयारी करने के बजाय आगे दंगे ऐसे ना हो भड़के, या ऐसे कोई भी सांप्रदायिक झड़पें ना हो, उसको रोकने के बजाय प्रशासन देश के गृह मंत्री पर ही आरोप लगा रहा है कि देश के गृह मंत्री आ रहे। मतलब हास्यास्पद का भी हास्यास्पद बयान है ये। और इन लोगों को किसी भी तरीके से जो प्राथमिक स्कूलों में, कहिए मिडिल स्कूल में जो सिविक्स की कहिए किताबें पढ़ाई जाती थी, इन्हें जाके वो वापस किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। सेंट्रल फोर्स मंगाई जाती है, स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। क्या लग रहा है, बिहार में प्रशासन फेल है क्या कि सेंट्रल से मंगाकर यहाँ पे समान व्यवस्था किया जा रहा है? बिल्कुल फेल है। आप देखिए, गाहे बगाए आप तस्वीरें देखिए, बिहार पुलिस जो है वो तो, एक तो पहले बात, बिहार पुलिस का मेल काम क्या रह गया माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में? बिहार पुलिस का मुख्य काम है शराब पकड़ना, जिसमें भी वो असफल हो जाती है। पकड़ने जाती है शराब, शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, या आप जाइए कहीं भी, किसी भी छोटपुट, अगर जैसे ये सांप्रदायिक टाइप की चीज़, हर जगह तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, पुलिस को मार पीट के भगाया जाता है, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि जाकर के बढ़े। तो पुलिस का मनोबल तोड़ रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। नहीं तो यही पुलिस थी। बिहार पुलिस का अगर चाह जाए तो मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ, मैं अपने फोर्स के पूरी तरह के साथ हूँ, अगर पुलिस चाह जाए तो किसी बच्चे के हाथ से कोई खिलौना नहीं छीन सकता है। क्या कारण है कि यहाँ पुलिस को दबे पाँव वापस जाना पड़ता है, उन पर पथराव हो जाता है, शराब माफिया हावी है उनके ऊपर। उसके बाद से आपका जो इस तरीके की जो सांप्रदायिक घटनाएं हो जा रही है, इसकी क्या कारण है? आप जब ऊपर से संदेश आप दे देते हैं, आपके जब मुखिया की तरफ से संदेश ऐसा जाता है कि वो एक तरफ की पक्षकारिता कर रहे हैं, तो पुलिस के ऑब्वियस है कि उनका मनोबल टूटता है, पुलिस नहीं कर पाती है। तो तुष्टीकरण की जो नीति है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को बाहर आना चाहिए। देश यहाँ राज्य में कहिए कि आग लगा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी लाल किले की तस्वीर के आगे बैठ करके इफ्तार कर रहे हैं। रोज़ा इफ्तार कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों की दर्द भावनाओं को भी तो देखेंगे ना। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि ऐसी कोई पहली घटना नहीं है, गांधी के समय से हिंसा जो होती रही है, हिंदू मुस्लिम राइट होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो आप तो सुशासन बाबू हैं ना सर, आप तो सुशासन बाबू हैं, जीरो टॉलरेंस हैं। आप तो अपने आप को बहुत, गांधी के नाम लेकर के ही आपने ना यहाँ शराब बंद किया हुआ है। ना आपसे शराबबंदी संभल रही है, ना आपसे कहिए कि प्रशासन संभल रहा है, ना आपसे कानून व्यवस्था संभल रही है, ना शिक्षा संभल रहा है। ऊपर से ये जो अभी जातिगत संघर्ष जो बिहार में कभी भी हम लोग जो जाना करते थे, आपने और हमने, हम सब बड़े हुए हैं, आप थोड़ी ही कहिए मुझसे उम्र में छोटे होंगे, लेकिन हम लोगों ने अपने बचपन में कभी भी इस तरीके के हिंसक झड़पें नहीं देखी हैं। हमारे टाइम में तो मैंने नहीं देखा। जबकि मैं क्या कहूँ, उस जमाने में सोकल का वो तथाकथित जंगल राज भी हुआ करता था, मैंने तो नहीं देखा। बहुत रेयर कभी गाय बगाए सुनने का है। आजकल ये कैसे हो रहा है? पत्थर उठाए जा रहे हैं, पत्थर उठा के छतों पे रखे जाते हैं, छत से पत्थर फेंका जा रहा है। तो तैयारी तो पहले से थी ना, जो टूर्नामेंट प्लान थी। ऑब्वियस ये दिल्ली दंगों के बाद से ये एक तरीके का ट्रेंड बन गया है। पत्थर ले जाना, एसिड बम ले आना, पेट्रोल बम ले आना। क्या कर रहा था प्रशासन? लोकल इंटेलिजेंस कहाँ था आपका? कहाँ सोया पड़ा था? खाली मुंह लोगों के रोड पे रोक के मुंह सूने और फाइन काटने के अलावा बिहार पुलिस करती क्या है? मेरा आखिरी सवाल होगा चिराग पासवान से लेकर, आप लोग चिराग पासवान को फलने फूलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोग एमपी लेके अपने मिल लेते हैं मोदी जी से, उसके बाद वो असहज हो जाते हैं, फिर तेजस्वी यादव के और नीतीश कुमार की तारीफ करने लगते हैं। तो आप लोगों को एनडीए में आने क्यों नहीं दे रहे? रास्ता क्यों ब्लॉक करके रखा है? हम कौन होते हैं भाई? हम क्यों उनका रास्ता ब्लॉक करेंगे? वैसे मैं आपको बता दूं आपकी विशेष जानकारी के लिए कि सदन, भले माननीय चिराग पासवान जी सड़कों पर घूम के बुराई करते चलें या जो बोलते चलें, सदन में आज भी वो हमारे ही सांसद हैं,
ठीक है, सदन में कोई लोजपा अविभाजित नहीं। हाँ, दिखता कहाँ है? कहीं आप लोग के साथ कोई अरे दिखा तो वो आते ही मिलते नहीं। नहीं है ना भैया, कुछ है। आप बोले मेरे सांसद हैं भैया, तो मेरे मैं- चाचा बोलते हैं मेरे भतीजे हैं। हाँ। नहीं, कुछ दिखता नहीं है इस तरह का। तो पहल तो उधर से भी होनी चाहिए ना भाई। और मैं देखिए, हम हैं गठबंधन का बिहार में इकलौता कहिए कि साझेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब आप नहीं बन पा रहे हैं तो उनकी किंचित परिस्थितियां अलग हैं, आपके ऊपर क्रेडिबिलिटी का इशू है। क्या परिस्थितियाँ? आप तो बहुत लंबे समय से उनके साथ रहे, क्या परिस्थितियाँ है? क्या आप खुद नहीं देख रहे हैं? कभी आप राजद से, कभी आप ही ने कहा, कभी राजद की बड़ाई करने लग जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री की बड़ाई आप करने लोग तो लग बुला ही नहीं रहे हैं, तो क्या करें बेचारे, कहाँ जाए? कोई तो रास्ता हो। तो हमारे हाथ में, तो हमने तो कहा था भैया कि अगर गठबंधन में आते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उनके 4 या 5 बार पत्र लिखने के बाद भी उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं तो ये उन्हें सोचने का विषय है। और नहीं देने पे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हाल है। आप कभी कहते हैं कि हमारे 4 सांसद उनके पक्ष में हैं, तो भैया 4 में से तो प्रिंस राज भी आ जाएंगे अगर आप गिनती पर रख लीजिए, या फिर चाचा जी ही बच जाते हैं। तो सब आपके संपर्क में ही है सर, तो फिर सड़कों पे दिख क्यों नहीं रहा और आप सदन में क्यों नहीं दिखते हैं? देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि माननीय चिराग पासवान जी सदन से हमेशा गायब रहते हैं। आप उनको जब देखेंगे सदन का सत्र शुरू होता है तो वहाँ से सांसद वहाँ जा रहे होते हैं, बिहार के सांसद वो वहाँ से यहाँ आ रहे होते हैं। दिल्ली में कोई उन्हें पूछ रहा नहीं होता है। एयरपोर्ट पे आकर के भैया अपना जो है बाइट वाइट दिया, लोगों पे अपना निकल गए। अब जैसे बजट पे ही बात करें, देश के जितने महत्वपूर्ण बिल पास होते हैं, जितने महत्वपूर्ण, जैसे बजट अभिभाषण था, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, हमारे दल के तरफ से कई बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद जो है समस्तीपुर के प्रिंस राज जी ने अभिभाषण दिया। क्या कारण है कि आप उस समय सदन में मौजूद नहीं थे? ये छोटे बच्चे वाली जलन कब तक पाल के रखिएगा आप सर? मतलब अगर आपका भाई है, छोटा भाई अगर आपका अभिभाषण दे रहा है प्रधानमंत्री जी के लिए, आप खुद दे देते। आप तो सदन में मौजूद ही नहीं रहते हैं। आप बिहार आ जाते हैं, बिहार आते हैं कि आप कंफ्यूज हैं कि आपको राजद की तरफ जाना है कि मोदी जी की तरफ रहना है, कि कभी नीतीश कुमार बुरे हो जाते हैं, कभी आप जंगल राज आप तो पुराने हैं, आप बोल रहे हैं सदन में रहते नहीं है, बिहार में रहते नहीं, तो फिर रहते कहाँ हैं? कुछ तो आइडिया आपके पास होगा, कुछ तो बताइए। अरे भाई, दिल्ली रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने क्या कहा जाए, अपने बंगलों में रहते हैं, आराम से आते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म। बंगलों तो आप लोग छिनवा दिए, वो भी खाली करवा दिए आप लोग। बंगलो कोई क्यों छिनवाएगा भैया? आपका इंटाइटलमेंट जिस बंगले का था, आप आज उस बंगले में रह रहे हैं। हम कौन होते हैं भैया बंगला छिनाने वाले? क्या हमारे हाथ में थोड़ी है भाई? सरकार तय करती है। और इन्होंने तो हाईकोर्ट की भी शरण ली थी ना उस केस में। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद इन्होंने फिर फाइनली बंगला खाली किया, और जिस कदर खाली किया गया वो बेहद कहिए कि दुखदायी था, दुखप्रद था। बट ठीक है, मैं वही कहूँगा कि थोड़ी राजनीतिक लास्ट में हम बोले चिराग पासवान को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, आपने उनको देखा है, समझा, क्या कमी लगता है? अब देखिए, सबसे पहली बात, हमने अपना दल जो है, अपना राह हमने चुन रखा है। मैं कोई नहीं होता हूँ उनको गाइड करने वाला, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो एक तरह से आपको सजेशन के तौर पर भाई वो पुरुष नहीं महापुरुष हैं। उनको किसी के गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब पता है। सिंपल सी बात है। हाँ, बस पॉलिटिकल दिमाग लाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली आप नहीं सोच रहे हैं। आप एक, जिसको कहा जाता ना कि हमारे यहाँ जिद्दी बच्चे की तरह, आप जिद आपके ऊपर सवार है। और जिस दिन चिराग पासवान जी लोगों को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ने लगेंगे, उस दिन से कहिए कि उनकी राजनीतिक परिणति बदल जाएगी। तो आपने सुना जिस तरह से बातों को हमने पूछा और सवालात किए, जीएस मिश्रा हो या नालंदा हो या बिहार शरीफ के तमाम सारे मुद्दे या चिराग पासवान से जुड़ी हो, उन बातों को लेकर हमने बात किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, उन्होंने मुख्तर तरीके से अपनी बातों को रखा। इसी तरह के खबरों के लिए साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।